बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 5 जुलाई पाकिस्तान में इतवार की शाम आसिम मुनीर डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 218। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले रखते हैं पाकिस्तान के 2 बेटों की कहानी। पहला बेटा कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। ये शहीद हुए 5 जुलाई 1999 को और कारगिल में शहीद हुए। पाकिस्तान का दूसरा बेटा जुल्फकार अली भुट्टो, जिनको फांसी दी गई 4 जुलाई 1979 में। इन दोनों वाकयात के दरमियान 20 साल का फर्क है। कैप्टन कर्नल शेर खान मारे गए दुश्मन फौजियों के हाथों में, मीन शहीद हुए दुश्मन फौजियों के हाथों में। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद हुए इंडियन फौजियों के हाथों, मतलब इंडियन फौजियों ने उनकी जान ली, और जुल्फकार अली भुट्टो की जान ली पाकिस्तान के अपने मिलिट्री जनरल्स ने। दोनों मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर दोनों की जान गई। एक मुल्क के दुश्मनों के साथ लड़ता हुआ बहादुरी के साथ, पूरी दिलेरी के साथ बॉर्डर के ऊपर या कारगिल के अंदर जाके, दुश्मन के इलाके के अंदर जाके उन्होंने जामे शहादत नोश किया। और दूसरा पाकिस्तान का बेटा जो था, उन्हें पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के अंदर एक जाली केस के अंदर झूठे तरीके से सजाए मौत दिलवा दी। कोर्ट्स के जजेस की पैकिंग की बिल्कुल नीचे, सबसे पहले हाई कोर्ट में, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट ही ना रहने दिया। नॉर्मली आप सबको पता है कि ट्रायल कोर्ट्स के अंदर मुकदमात चलते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो साहब के केस में हाई कोर्ट को ही ट्रायल कोर्ट बना दिया गया, वहां पर बदयानत जजेस लगाए गए और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी बदयानत जजेस से वो फैसला करवा के उन्हें जाली झूठी सजाए मौत उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल जियाउल हक ने दी। दूसरी तरफ, जैसे मैंने आपको कहा कि बरसी भी है, यादगार भी है और उनको खराज तहसीन भी है हमारा भाई, हमारा बेटा कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, जिसने सारे पाकिस्तानियों का सर जो है वो फख्र से बुलंद किया। तो थोड़ी सी यादें ताज़ा कर लें उनकी, और फिर इन दोनों चीज़ों का मैं मुवाजना क्यों कर रहा हूं ये आपके सामने रख दूं, और फिर जो डार साहब के अहले खाना ने पाकिस्तान का इस वक्त परचम बुलंद किया है या सर फख्र से बुलंद किया है वो भी आपके सामने रखते हैं। और फिर अपना जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, उनकी एक खुफिया मीटिंग, खुफिया कह लीजिए या प्राइवेट मीटिंग कह लीजिए, उसकी अब तस्वीर सामने आई हैं, जिसके बाद एहसन इकबाल ने पै दर पै जो है वो वीडियोस लगानी शुरू की हैं, क्योंकि मामला सरफेस हो गया है। उस पर भी बात करेंगे। तो पहले कैप्टन कर्नल शेर खान जो है, सबसे पहले तो ये याद रखिए कि कैप्टन कर्नल शेर खान पाकिस्तान के उन चंद बेटों में से हैं जिन्हें निशान हैदर मिला, और जाहिर है उन्होंने दलेरी ही इतनी की। नवाज शरीफ साहब ने इस कारगिल जंग के बारे में, जाहिर है क्योंकि कारगिल के अंदर उनकी शहादत हुई थी, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि कारगिल में मेरी पीठ में छुरा घोंपने के लिए किया गया था, यह मिस एडवेंचर था। वो कहते हैं कि कारगिल जो है वो मेरी पीठ में छुरा घोंपने के लिए उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया था, और वजह यह थी कि उससे पहले वो वाजपेयी साहब के साथ और इंडिया के साथ बहुत सारी बातें तय कर चुके थे। वो लाहौर आ चुके थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, और पाकिस्तान की उनके साथ देरपा अमन की बुनियाद रख दी गई थी, ये नवाज शरीफ कहते हैं। आगे चल के आपको सुनवाते भी हैं। फिर उसके बाद मैं कारगिल कमीशन बनाऊंगा और उसके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, ये नवाज शरीफ साहब ने वादा भी किया था और ऐलान भी किया था कि कारगिल कमीशन बना के जो इसके जिम्मेदार हैं उनको मैं लटकाऊंगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। फिर आज के वजीर दिफा और उस वक्त के भी खास मेंबर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उन्होंने कहा कि फौज ने कारगिल हारा, ये भी आपको सुनवाते हैं। फिर आगे जनरल शाहिद अजीज, जी हां, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शाहिद अजीज, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जो मिसप्लैंड, उन्होंने इसको कहा कि ये जो मिसप्लैंड कार्रवाई थी कारगिल की, जिसमें भेजी जाने वाली आधी फौज शहीद हो गई थी, ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके अपने लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज जर्नैलों के कारनामे बता रहे हैं कि आधी फौज शहीद हो गई क्योंकि मिसप्लैंड ये सारे का सारा जो एक कारगिल का पूरा इन्होंने खड़ा किया था काम। और कहते हैं कि हमने शोहदा की लाशें लेने से इनकार कर दिया था ताकि नुकसान कम दिखाया जा सके। इनकी बात भी आपको सुनवाते हैं। कई फौजियों की लाशें वापस नहीं ली गई थीं। भारतीय हुकाम ने कई बार राब्ता करने के बावजूद ये इंडियन आर्मी
ऑफिशियल्स जो हैं वो उनके टेलीविज़न स्क्रीन पर बैठ के बात करते हैं कि हमने बार बार राब्ता किया लेकिन पाकिस्तान हमसे लाशें वसूल नहीं कर रहा था। और हमारे अपने लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज़ कह रहे हैं कि हमने इसलिए लाशें वसूल नहीं की थी ताकि लाशें वसूल करेंगे तो हमारी शहादतों का नंबर बड़ा हो जाएगा और पता लगेगा कि वहाँ पर कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो शहीद कर दिए गए। उसके बाद कैप्टन शेर खान कहते हैं कि दलेरी वो जिसको दुश्मन भी माने, दलेरी वो जिसको दुश्मन भी माने। और कैप्टन कर्नल शेर खान की दलेरी को दुश्मन ने माना। कैप्टन कर्नल शेर खान जिस बहादुरी से लड़े उसके ऊपर भारतीय जो आर्मी के एक सीनियर ऑफिसर हैं उन्होंने कहा कि ये बहुत ही बहादुरी से लड़ा ये जवान और इसको पाकिस्तान को एक आला तरीन एजाज देना चाहिए। और ये कागज़ लिखकर उनकी जो जस्ते खाकी था उसकी जेब में डाला, उनकी जो वर्दी थी उन्होंने पहनी हुई उस वक्त शहादत के वक्त उसकी जेब में डाला और बताया पाकिस्तान को, जब उनका जस्ते खाकी उनके हवाले किया कि इनकी जेब के अंदर हमारी रिकमेंडेशन है, इंडियन मिलिट्री की रिकमेंडेशन है कि ये शेर जो है ये हमारे साथ ऐसे लड़ा कि हम इसकी बहादुरी का एतराफ़ करते हैं तो आप इसे आला तरीन अवार्ड जो है वो ज़रूर दें। तो ये जितनी भी बातें हैं इसके आगे भी आपके सामने रखते हैं। अब सवाल ये है यहाँ पर कि कैप्टन कर्नल शेर खान की जो जस्ते खाकी था वो तो मिल गया, लेकिन एक और शहीद कैप्टन थे, उनकी माँ ने अपना दुख सुनाया और कहा कि मैंने बार बार फौजी अफसरान को, जनरल परवेज़ मुशर्रफ को, सबको अपीलें की कि मेरे बच्चों की वहाँ से जस्ते खाकी ला दें ताकि उन्हें दफनाया जा सके। इन्होंने मेरे बच्चे का जस्ते खाकी वहाँ से नहीं ला के दिया। ये एक माँ की विपता है। ये सारी स्टेटमेंट आपके सामने एक कोलाज बनाया हमने छोटा सा, ये ज़रा सुनिए कि ये सारी स्टेटमेंट्स क्या हैं। सारे डिफरेंट जो इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं उनकी बात हम आपके सामने रखते हैं तो आपको अंदाज़ा हो कि हमारे साथ पहले दिन से क्या किया जा रहा है। सुनिए। So you will bring out the full truth of Kargil. I think the commission will have to bring out full truth. क्यों कारगिल का एक छोटा छोड़ते हैं? वाजपेयी साहब ने इस बात का गिला किया कि जनाब देखिए, एक तरफ तो लाहौर डिक्लेरेशन हो रहा है और दूसरी तरफ जो है वो कारगिल का वो एडवेंचर मिस एडवेंचर करके मेरी पीठ पर चूरा घोंपा गया। उन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा उनको? तो मैंने उसकी जेब वगैरह सारी उसके निकाले, उनके जितने भी लेटर्स थे जी, उनसे मेरे को पता चला कि इसका नाम कैप्टन कर्नल शेर खान है। बड़ी बात इसलिए मेरे को भी पता था, क्योंकि मैं बार बार मैं बोल रहा था कि इसको मारो, इसको मारो सर। यही लड़का जो था, ये स्टोरी है सर। हाँ, ओहो। सो ये जो ट्रैक सूट वाला था वो कैप्टन कर्नल शेर खान था और उसकी तारीफ खुद 8 वाले कर रहे हैं कि बड़ी बहादुरी से पाकिस्तानी अच्छा बिल्कुल जी। उस साइटेशन मैंने सिर्फ ये लिखी कि कैप्टन कर्नल शेर खान और 12 and alive has fought very bravely and he must be given his due recognition. हमारी मुशर्रफ साहब ने ऑन ही नहीं किया। इंडिया वालों ने कहा कि हम डेड बॉडीज हमारे पास महफूज हैं, तो मैं बड़ी रोई पीटी। मैंने कहा कि करें इसको, उनकी करिए, कुछ करें। बॉडीज को नहीं वापस ली हमने? कुछ बॉडीज नहीं ली, शायद इसी वजह से कि कैजुअलिटीज नहीं बताना चाहते थे कितनी हुई हैं। और अगर 500-600 आदमी थे और उसमें 300 मारे गए तो आधी फौज जो हिस्सा ले रही थी वो तबाह हो गई। आप क्या समझते हैं कि एक नाकाम ऑपरेशन था? यकीनन। If Pakistan doubts them, it is for their representatives to come and see the bodies. It is very clear that Pakistan is fully aware of the identities of these bodies, but they do not wish to acknowledge this fact. सुन लिया आपने। अब एक तरफ तो ये है कारगिल का एक, जिनको इनके अपने जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शाहिद अजीज हैं वो कह रहे हैं मिस प्लान था, इल प्लान था, जानबूझ के किया गया था। नवाज शरीफ कहते मेरी पीठ में छुरा घोंपा गया था। ख्वाजा आसिफ कहते हैं हम वहां हार गए थे। एक मां कहती है मेरे बच्चे का जस्ते खाकी नहीं ला रहे, जो वतन के लिए लड़ता हुआ शहीद हो गया। कैप्टन कर्नल शेर खान को दुश्मन ने माना के दिलेरी से लड़े और उनके कहने पर हमने आला तरीन एजाज जो है वो दिया। अब जरा आपने सोचा होगा कि मैंने जुल्फकार अली भुट्टो साहब का यहां मुआवजा क्यों किया। वो 51 साल उनकी उम्र थी जब उनको फांसी दे दी गई। 4 जुलाई 1979 को सुबह के 4 बजे उन्हें फांसी दी गई। फांसी देने के बाद पीटीवी से कहा जाता है कि कैमराज ले जाकर उनकी जो जस्ते खाकी था उसके कपड़े उतार के वीडियो बनाई गई कि उनके खतने हुए हैं या नहीं, और फिर उन्हें जबरदस्ती जनाजे के बगैर ही, मतलब कि जनाजा तो करवाया लेकिन चंद लोग, मतलब न खानदान को शामिल होने दिया गया न किसी और को, उनको दफन कर दिया गया। तब आप गौर कीजिए कि हम अपने आप को कहते क्या कुछ है लेकिन हमारे असूल गौर कीजिए क्या है। ये कोई दुश्मन भी नहीं ऐसे करता। लाश की बेहुरमती ऐसे दुश्मन भी नहीं करता जैसे जनरल ज़ियाउल हक ने की कि अहले खाना को लाश के ऊपर बैन भी नहीं डालने दिया, लाश को गुस्ल भी ना करने दिया गया और उसमें शमूलियत भी ना करने दी गई, आखिरी दीदार तक ना करने दिया गया, और रातों रात ज़बरदस्ती उनका जनाजा करवा के, जिसमें 5, 6, 7 लोग थे, उनको दफन कर दिया गया। एक, मैंने जैसे पहले कहा, बॉर्डर पर दुश्मन से लड़ता हुआ शहीद हो गया बेटा,
जिसकी तारीफ दुश्मन भी कर रहा है, और दूसरे बेटे को पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ ने जाली झूठे जजेस के साथ मिलकर फांसी लगा दी, इसकी भी तारीफ पूरी दुनिया करती है। और आप ये कह लीजिए कि जो जुल्म हुआ उसकी आज तक पूरी दुनिया गवाह है। अब ये सिलसिला चल सो चल है, हम रुक नहीं रहे। कश्मीर में भी यही काम हम कर रहे हैं। मैंने आपको कहा कि चल सो चल है ये सिलसिला। अभी शौकत नवाज मीर जो है उनके बारे में जा बजा ऐसी खबरें जो है वो जारी की जाती हैं कि जैसे शौकत नवाज मीर को नहीं पकड़ लिया, कहीं अभिनंदन को पकड़ लिया है। लगता ऐसे है कि अभिनंदन के पास वो तमाम सबूत नहीं है इंडिया के खिलाफ जो शौकत नवाज मीर से हमने बरामद कर ली है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हमने अकल नहीं पकड़ी। और इन तमाम बातों को छोड़ दें जो कुछ इमरान खान के साथ किया जा रहा है, जिस तरीके से उनको, उनकी बेगम को और उनके बाकी साथियों को जेलों के अंदर जो जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है, और बना कौन रहा है? हमारे वही मिलिट्री जर्नल्स जिनके ऊपर ये सारे इल्जामात हैं कि उन्होंने कारगिल का भी एडवेंचर किया। ज़ियाउल हक साहब उस वक्त जो आर्मी चीफ थे, उन्होंने फांसी दे दी एक प्राइम मिनिस्टर को, और अब के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो कुछ कर रहे हैं वो आपके सामने है। लेकिन आज वही जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा बिलावल जरदारी, जो हर जगह पर जुल्फकार अली भुट्टो के नाम को कैश करते हैं, वो अब ट्वीट कर रहे हैं कि आज फस्तायत का दिन है, जमहूरियत के कत्ल का दिन है, जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। लेकिन ये नहीं सोचते कि जिन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी, उन्हीं के साथ तो आप आज खड़े हैं, उन्हीं के हाथ तो आप मजबूत कर रहे हैं एक मुल्क के मकबूल तरीन लीडर के खिलाफ। आप उन्हीं जर्नल्स के साथ मिलकर ये सारा खेल खेल रहे हैं जिन जर्नल्स ने आपके नाना को फांसी दी। आज आप नाना को फांसी देने वाले हाथों को मजबूत कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल दोनों बड़ी जरूरी थी ताकि हमारे सामने रहे और सनद रहे हमें कि हम अपने उजले बेटों के साथ क्या करते हैं। यह भी याद रखिए कि एक ऐसी जंग जिसकी जरूरत नहीं थी, नवाज शरीफ के मुताबिक वो हमने कारगिल में मुसल्लत की और उसके बाद अपनी लाशें तक लेने से हमने इनकार कर दिया। अच्छा जी, अब चलते हैं जरा अगली खबर की तरफ, और वो खबर है डार साहब के खानवादे की। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस शरीफ खानदान के वही जो जाती गार्ड उन्हें कह लीजिए, उनके बहुत ही मामूर रहे उनकी सिक्योरिटी पर, फैसल कामरान। ये बल्कि जब नवाज शरीफ साहब वहाँ पर आर्ले स्ट्रीट में क्लिनिक में दाखिल थे तो मुझे बहुत सारे सहाफ़ी अब बता रहे हैं कि फैसल कामरान वहाँ ड्यूटी दिया करते थे। नवाज शरीफ के बेटे नहीं होते थे वहाँ पर हॉस्पिटल में उनके पास, लेकिन फैसल कामरान होते थे। तो जैसे सहाफ़त के अंदर इन्होंने मुंह बोले बेटे रखे हुए हैं, ये फैसल कामरान भी एक किस्म के इनके मुंह बोले बेटे हैं, जिन्हें DIG ऑपरेशंस लगाया हुआ है लाहौर में। जिन्होंने झूठ बोला था BBC को, सबको, कि वो दोनों खवातीन जो एक हॉलैंड की थी और एक वेनेजुएला की, उनको कहाँ से रिकवर किया। इन्हें तो अभी तक रिज़ाइन करना चाहिए था या इन्हें नौकरी से निकाला जाना चाहिए था कि इन्होंने मामू बनाया पूरी कौम को, गलत इंफॉर्मेशन दी और BBC से भी झूठी खबर करवाई उनको अपना बयान देके। लेकिन वो करने की बजाय, क्योंकि सबूत अब सब सामने आ चुके, इन्होंने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने आज ये बताया कि पुलिस ने जो लड़कियों को जब बाज़ेयाब करवाया तो जो रज़ादार है उनके हाथ भी बंधे हुए थे। ये नया नैरेटिव मार्केट में आया है। नया नैरेटिव क्या आया है कि जिस लड़के के ऊपर ये इल्ज़ाम है इसहाक डार साहब की फैमिली में से कि उसने ये गैंग रेप करवाया या किया, ये कहते हैं कि वो लड़का खुद भी अगवा हुआ था। मतलब उस लड़के को बचाने के लिए उन लड़कियों के साथ उसको भी मगवी बना दिया। इनके अपने ही बंदे जिन्होंने उन लड़कियों को अगवा किया हुआ था, अब ये कह रहे हैं कि असल में उन्होंने हमारे बच्चे को भी साथ अगवा किया हुआ था। तो एक गैंग रेप के मुलजिम से इनके जो साहबजादे हैं या साहबजादी के बेटे हैं, वो अब एक विक्टिम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। है ना, वैसे आप ये कहिए जादू कि उन्होंने उसे विक्टिम बना दिया है। अब ऐसी सूरत हाल में जरा खुद सोचिए कि उसको सजा तो नहीं होगी, क्योंकि वो तो विक्टिम है, क्योंकि वो तो खुद वहां पर आप ये कह लीजिए कि अगवा हुआ है, तो आप उसे कैसे सजा दिलवा सकते हैं। तो इसलिए दिस इज समथिंग वेरी वेरी आप ये कहिए अलार्मिंग कि ये किस तरफ को निकल पड़े। उसके अलावा हम ये भी आपको बता दें कि जो हमने आपके सामने खबर रखी थी, बिलाल बिन साकिब जो आर्मी चीफ के भी बड़े करीब हैं और क्रिप्टो करेंसी के सारे मामलात, और आजकल तो वो AI के मामलात को भी देख रहे हैं, और वो मुशीर भी हैं शायद अर्दली साहब के, उनका जब से हमने नाम लिया और आपको बताया कि स्टोरी में वो भी एक कैरेक्टर हैं, तो हलचल मच गई है मीडिया में भी और दूसरे मामलात में भी। वही ISI और ISPR जो मीडिया को कह रहे थे कि इस स्टोरी को दबा के चलाएं, इस स्टोरी पर मजीद काम करें,
जब से बिलाल बिन साकब का नाम आया है वही कह रहे हैं कि इस स्टोरी को रोक दें, मजीद चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब अपने घर को आग लगी है तो अब फ़ौरन स्टोरी को रुकवा रहे हैं। तो इसलिए जो फैसल कामरान है उन्होंने आज एक अधूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अधूरी इसलिए कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सवालों के जवाब नहीं दिए और अब्रप्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करके वहाँ से चल दिए। फिर यह भी बताया कि एक्सीडेंट के बाद रज़ा डार गाड़ी भगाकर ले गया। लड़कियां खौफजदा थीं क्योंकि एक मुल्क में उनको अगवा किया जाता है, उनके साथ गन पॉइंट हथियार, तेज़धार आले और शीशे की नोक पर ज्यादती होती है। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान फिर कहते हैं इस केस को सीसीडी को नहीं दिया जाएगा, लाहौर पुलिस इस केस को खुद देखेगी। डीआईजी फैसल कामरान। सहाफ़ी बहुत थे, सहाफ़ी लड़े भी। वो कहते हैं कि आप मिसयूज़ कर रहे हैं अपनी अथॉरिटी और आप हमें ब्लैकमेलर कहते हैं। सहाफ़ियों ने कहा हमें इन्फॉर्मेशन आप दुरुस्त खुद नहीं देते और फिर इल्ज़ाम हम पर लगाते हैं। तो वहाँ बड़ी लेदे हुई, लेकिन बगैर सवालों के जवाब दिए हुए अब्रप्टली जो ये साहब थे वो उठ के वहाँ से निकल गए। क्राइम रिपोर्टर हैं अहमद फराज, उन्होंने कहा कि आप हमें गालियां देते हैं, आज हमें बुला लिया कि आपको रेस्क्यू करें। मुजाहिद शेख कहते हैं कि आप मेरे दफ्तर शिकायत लेकर गए कि मुझे नौकरी से निकलवाने की आपने कोशिश की। वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं फैसल कामरान के ऊपर। अब दूसरी तरफ है वो ये कि इन दोनों खवातीन की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है जिसमें साबित हो गया है कि इनके साथ ज्यादती की गई है। एक के साथ ज्यादती की कोशिश की गई, ये साबित हुआ है, और एक के साथ जो है वो जो गैंग रेप है वो हुआ है और ज्यादती की गई है। अब इसके बाद जाहिर है मुकदमा तो सख्त हो गया, आप ये कह लीजिए, ये तो नहीं कि मुकदमा अब सख्त नहीं रह गया, लेकिन अब क्योंकि वो खवातीन यहाँ नहीं रहीं, यहाँ से भिजवा दी गई हैं, भिजवा दी जाएंगी, तो इसलिए जो डार साहब के ख़ानदान की शख्सियत हैं उनको विक्टिम भी बना दिया है। तो लगता है कि उनको छुड़वाने की भरपूर कोशिश की गई है कि किसी भी तरह से उन्हें बाहर निकलवा लिया जाए। अगली खबर की तरफ चलते हैं। नईम अशरफ भट्ट कहते हैं कि आमतौर पर क्राइम सीन पर सबूतों को इकट्ठा करने के लिए फौरी तौर पर फोरेंसिक जो है माहिरीन को मौका वारदात पर बुलाया जाता है, लेकिन गैर मुल्की खवातीन से मुबैना ज़्यादती, अगवा, तशद्दुद के अहम केसेस में चौथे रोज़ फोरेंसिक एजेंसी के माहिरीन को क्राइम सीन सबूतों के लिए मौका पर बुलाया गया। मतलब कि कई दिन ज़ाया करके, सारे सबूत वहाँ से ज़ाया करके उनको बुलाया गया। इस केस को खुद से ही ख़त्म कर रहे हैं। मैंने आपको पहले दिन कहा था केस को कारोबारी केस बनाया जा रहा है, केस को दबाने की पूरी कोशिश की जाएगी और इसहाक डार साहब के इस रिश्तेदार को बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। अनम शेख कहती हैं कि इमरान खान पर तुहमतें लगाने वाले खुद जानी, बदकार, अगवाकार और दरिंदे निकले। चोरों, लुटेरों और बदकारों का खानदान निकला। खान पर सवाए इल्जामात के एक रत्ती बराबर भी कुछ साबित नहीं कर सके। ये अनम शेख साहबा ने ये तज्जिया इसके ऊपर लिखा है। आगे चलते हैं। पंजाब हुकूमत के खिलाफ चंद दिनों में इंटरनेशनल दुनिया में तासर गया वो इंतहाई खतरनाक है, सहरिश मान कहती हैं। ऑस्ट्रेलिया में पैगाम गया कि पाकिस्तान में बंदे फ्राई कर देते हैं, मतलब मावराए अदालत कत्ल कर देते हैं। याद होगा एक ऑस्ट्रेलवी शहरी बच्ची, छोटी बच्ची, मेरा ख्याल है 8-9 साल उसकी उम्र थी, जिसको सीटीडी ने कत्ल कर दिया था। उसके बाद वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को तो हमने ये पैगाम दिया, लेकिन हॉलैंड और स्पेन में जो पैगाम पाकिस्तान ने अगवा करके और फिर गैंग रेप करके जो साबित किया, उससे पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई। जाहिर है बदनामी तो हुई, लेकिन इन्हें उसमें कोई ख़ास परवाह तो है नहीं। उसके बाद वो कहते हैं कि भक्कर में सीसीडी मुकाबले में 7 साला बच्ची का कत्ल हुआ, इस पर खामोशी हुई, या मॉडल टाउन में 18 साला मुलाजमा के साथ इज्तमाई ज़्यादती और बाद अज़ां उनका हमल ज़ाया करने के बाद उनकी वफ़ात पर मुकम्मल चुप। अब डार फैमिली के चश्मो चराग के करतूतों पर सख्त एक्शन की ख्याली कहानी साबित करती है कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के सूबे में अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कवानीन है। आपको हम बार बार बताते हैं कि जो गरीब आदमी पकड़ लेते हैं उन्हें ये फुल फ्राई कर देते हैं। अगर कोई जुर्म थोड़ा सा इनको लगे कि कम है तो हाफ फ्राई कर देते हैं। अब डार साहब की फैमिली को ना फुल फ्राई किया गया है ना हाफ फ्राई किया गया है। मैं नहीं कह रहा किया जाए, लेकिन सिर्फ आपको बताना यह है कि गौर कीजिए कि इनके नज़दीक अगर तगड़ा आ जाए तो उसके साथ क्या करना है और कमज़ोर आ जाए तो उसके साथ क्या करना है। आगे चलते हैं जी। अगली खबर आपके सामने ये रखनी है कि अब सहाफ़ी ये भी बता रहे हैं कि खबरी आई, गरीदा फारूकी ने कहा कि शायद सुलह कर लिया उन खवातीन के साथ, और उनकी कोई वीडियो भी है जिस पर मुख्तलिफ वकला ने अपनी ये राय दी कि ये जो केस है इसमें अगर वो सुलह भी कर लें खवातीन तो फिर भी अदालत ने इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, क्योंकि इसमें जो मुद्दई है
उसके पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो इनके साथ सुलह कर ले। करेगा तो फिर भी मुकदमा चलेगा, लेकिन इन्होंने इसीलिए उसको विक्टिम बना दिया है कि जो डार साहब का अजीज है वो भी असल में यहां पर अगवा हुआ था। अब जब विक्टिम बना दिया तो जाहिर है वो फिर इसमें से उनके लिए निकालना भी आसान हो जाएगा। अगली खबर आपके सामने, अपना का जो कन्वेंशन हुआ वहां पर एहसन इकबाल साहब के साथ एक प्राइवेट मीटिंग की गई जिसमें अपना के प्रेसिडेंट, अपना के दूसरे अकाबरीन जो है वो शामिल हुए। अब यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अपना कहती है कि हम तो एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक पॉलिटिकल तंजीम है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बात ही नहीं करना चाहते, पॉलिटिशियंस को हम इंगेज इस तरह नहीं करना चाहते कि हम पर कोई पार्टीजन का इल्ज़ाम लगाएं। जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं जो पाकिस्तान में जारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर बात करना चाहते थे, उन्होंने एक सेमिनार का एहतमाम किया था जिसमें मैं भी था, मोहित पीरजादा साहब थे, कासिम सूरी थे और उनके साथ साथ सजाद बरकी थे। पूरी कोशिश करने के बावजूद उन्हें उस होटल के अंदर, हालांकि होटल को पैसे देकर वो कमरा लेना था, लेकिन अपना ने होटल को कह दिया कि क्योंकि हमारा यहां पर इवेंट हो रहा है तो आपने इनको कमरा नहीं देना। तो वही पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो अपने वोटों से इस अपना के लीडरान को मुंतखब करते हैं, उन्हीं को वहां पर यह काम नहीं करने दिया गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया जो होना था, अब जरा आगे बढ़ लें इससे। अब दूसरी तरफ मसला यह बना है कि एहसन इकबाल साहब को ना सिर्फ बुलाया गया, उनके साथ पूरी अपना की लीडरशिप ने मीटिंग की। यह तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। पूरी का मतलब है कि जो भी अहम लोग थे, और जाहिर है वो सियासतदान है। अब एहसन इकबाल जो है वो कोई, आप उन्हें ये तो नहीं कह सकते कि वो पाकिस्तान से कोई नाई बुलाया है जिसने बाल काटने हैं, या कोई ठेकेदार बुलाया, या कोई जज बुलाया, या कोई जर्नैल बुलाया। वो सियासतदान है, सियासत करते हैं और वो नून लीग के एक लीडर हैं। एक तरफ आम पाकिस्तानी डॉक्टर्स को आपने मौका नहीं दिया कि वो डिफरेंट लोगों को बुलाएं और इस पर बातचीत करें, लेकिन दूसरी तरफ एहसन इकबाल साहब के साथ आप प्राइवेट मीटिंग्स करते हैं, उसी होटल के अंदर करते हैं, वही वेन्यू उन्हें प्रोवाइड करते हैं। तो ये जाहिर है अपना के लेवल के ऊपर जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स इनके मेंबर्स हैं उनके साथ ये ज्यादती है। मैंने पहले भी कहा था, हमने पाकिस्तान में लोगों को क्या जो इंसाफ दिलवाना है वो तो चले बाद की बात है, पहले हम यहां पर तो जो चौधरी निजामुद्दीन ने अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर लिया है, और चौधरी निजामुद्दीन जो है वो डरा के कहें, धमका के कहें, फसला के कहें, जैसे भी वो अमेरिका में बैठे डॉक्टर्स की जो मैनेजमेंट है या लीडरशिप है उनसे अपनी मर्जी के फैसले करवा रहे हैं, तो पहले हम इनके खिलाफ तो आवाज उठाएं ना। पाकिस्तान में जो जारी फस्तायत है उसके खिलाफ तो आवाज उठाएंगे, लेकिन पहले जरा इस सारे मामले के खिलाफ तो हम आवाज उठा लें। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।